तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज के क्लास में बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज जो बताने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। किसके बारे में बताने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी 2 नंबर आधारित है इस प्रश्न पे। तो अभी से ही रोक लीजिए, जल्दी जल्दी रोक लीजिए इसे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी रख लीजिए अपने, अभी रख लीजिए अभी। ठीक है ना, तो पढ़िएगा, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो बताइएगा। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है 1 नंबर की सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो बताइएगा, एक जो है यानी कोरोना, क्या है? कोरोना जो बीमारी आए हुए थे, तो किसी मतलब देखते नहीं थे, वो दिखाई नहीं देते हैं। इंटरफेरेंस एक जो है ना, इंटरफेरेंस है। ठीक है, दूसरा है। ठीक है ना, समझ गए ना? आइए अगला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक यानी चुंबकीय प्रेरणा, यानी आप क्या समझते हैं उसे? आप विद्युत चुंबकीय यानी प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर लिखिएगा कि किसी बंद कुंडली और क्षण के चुंबक के बीच, यानी क्षण के चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होने से, अपेक्षिक क्या होती है? गति होने से कुंडली में विद्युत प्रेरित होती है। क्या होती है? अधिक होने की गति से होने से कुंडली क्या होती है? विद्युत प्रेरित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। समझ गया ना? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय संलयन क्या है जी, बताइए। तो जब 2 हल्के नाभिक, यानी जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, यानी इसका जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यह हो जाएगा, प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है। ये किसके द्वारा प्रेरित होता है जी? प्रोटॉन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? आइए ध्यान देंगे, अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस एवं उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो पूछेगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो सबसे पहले उत्तर में लिखिएगा जी कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है जी? निम्नलिखित अंतर है। समझ गए ना? तो चलिए पहले हेडलाइन लिखिएगा, उत्तल लेंस है क्या। पहले ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस में क्या क्या होता है, तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा अभी से ही। तो उत्तल लेंस में क्या होता है? यह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होते हैं ना, वो किनारे की अपेक्षा जो है पतला एवं बीच में भी मोटा होता है। दूसरा पॉइंट होगा उत्तल लेंस का कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है, वो क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, तीसरा सी नंबर जो है, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इनमें जो होते हैं ना, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझ गए ना? पूरा समझ गए? चलिए बताते हैं। अब जो बताएंगे आपका यानी अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, अवतल लेंस के बारे में बताएंगे कि यह किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है। अवतल लेंस जो होते हैं किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यानी अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है, आपको ऑब्जेक्टिव
बताइए इसकी फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है, समझ गए ना। अब अगला पॉइंट है इसका, जो इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में जो कहेगा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो केवल इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है अवतल लेंस में, ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि आंख की समंजस क्षमता से आप क्या यानी तात्पर्य है, यानी इससे आप क्या समझते हैं। आंख की समंजस क्षमता से आप क्या समझते हैं, बताइए। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को, यानी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजस क्षमता कहते हैं। आप इसे भी आसान तरीका से कह सकते हैं कि लेंस द्वारा अपनी फोकस जो दूरी में यानी बदलने की प्रक्रिया करते हैं उसे ही नेत्र की समंजस क्षमता कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। इससे गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ा दीजिएगा, बताइए। उड़ा दीजिएगा ना। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बायोगैस यानी बायोगैस संयंत्र से आप क्या समझते हैं, तो जैविक अशुद्धियों से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र को वायु यानी बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस, समझ गए ना। जैविक अशुद्धियों से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं, बायोगैस संयंत्र कहते हैं, समझ गए ना। आइए अब जानेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी दाएं हाथ का नियम लिखे। तो यदि दाएं हाथ की यानी तर्ज माध्यम और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रक्रिया यानी प्रकार फैलाए कि तर्जनी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा चलाक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो माध्यम चलाक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को क्या करते हैं, व्यक्त करेगी। क्या करेगी, व्यक्त करेगी, पता है ना, क्या करेगी जी, व्यक्त करेगी। तो बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका जी कि उपग्रह और ग्रह में क्या अंतर है। तो बोले तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उपग्रह ये तो क्वेश्चन हुआ आपका कि उपग्रह और ग्रह में क्या अंतर है। तो उपग्रह और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है जी, निम्नलिखित अंतर है। उपग्रह और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। तो बताइए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक साइड लिखेंगे उपग्रह और एक साइड लिखेंगे ग्रह, ठीक है। तो उपग्रह और ग्रह में निम्नलिखित अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, उपग्रह में क्या होगा, यह अपने मूल ग्रह के चारों ओर यानी घूमते हैं, यानी उपग्रह का जो काम है यह अपने मूल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। और ग्रह का काम है यह एक स्थिर गति से घूमता है, यह स्थिर गति से क्या करते हैं, घूमता है। उपग्रह का काम है, देखिए दूसरा, यह ग्रह के प्रकाश से चमकता है, यह ग्रह के प्रकाश से क्या होते हैं, चमकता है। और दूसरा जो है इससे अपना प्रकाश होता है। ग्रह को क्या होते हैं, अपना प्रकाश होते हैं। अब कोई आदमी कह देगा कि ग्रह का अपना प्रकाश होते हैं कि नहीं, तो हाँ होते हैं, ग्रह का अपना प्रकाश होते हैं। आप बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है रसायन शास्त्र का। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ही ध्यान दीजिएगा मेरे बंधु। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि रोटी और केक बनाने के समय बेकिंग पाउडर मिलाने पर CO2 गैस मुक्त होती है। क्या उत्पन्न होती है, CO2 गैस मुक्त होती है, और जो उन्हें मुलायम और स्पंज यानी स्पंजी बनाने में सहायक होता है, ठीक है, सहायक होता है, समझ गए ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है जी, बताइए। आधुनिक आवर्त नियम क्या है जी, तो बताइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, आप आंसर लिखिएगा कि तत्वों के गुण धर्म की उनकी परमाणु संख्या का
यानी आवर्त फलन होता है, आवर्त फलन होता है। समझ गए कि नहीं? आप बताइए 13 नंबर क्वेश्चन की लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है, यानी जाता है। लोहे को जंग लगने से किस प्रकार का यानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? पेंट करना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहें और अच्छे तरीका से तंदुरुस्त से चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं और ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। तो संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का संयोजकता जब ये आपसे पूछे तो कितना होगा? 2 के बराबर ही होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सूचक क्या है जी? तो सूचक एक सूचक का नाम लिखे। सूचक एक सूचक का नाम लिखे। अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। यानी अम्ल और पदार्थ की उपस्थिति को जो सूचित करते हैं उन्हीं पदार्थ को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, जैसे क्या होगा? उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज होगा। समझ गए ना? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अम्ल के विलय को तनु करने पर H3O प्लस का सांद्र यानी कैसे परिवर्तित होता है? तो हाइड्रोनियम आया की सांद्रता कम हो जाती है। समझ गए ना? अब बताइए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? बताइए क्यों रखा गया है, बताइएगा। क्योंकि निम्नलिखित कारणों से आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में रखा गया है। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी बन गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आए, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें, ठीक है। इस अगले वीडियो फिर मिलेंगे।